को नमस्ते। आज हम बीजीय मसालों की खेती में हमने जीरा, धनिया, सौंफ और मेथी की कल्टीवेशन पड़ी। आज हम मसालों की खेती में ही आगे की क्रॉप जिंजर, अदरक की खेती की अध्ययन करते हैं। जिंजर या अदरक, जिंजिबर ऑफिसिनलम इसका वानस्पतिक नाम है और यह एक पूरे विश्व में मसालों के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है। भारत इसका ओरिजिनल प्रदेश है, उत्पत्ति स्थान है। और मसालों के साथ साथ इसकी जो सूखी अदरक, जिसको कि राजस्थानी भाषा में सौंठ बोलते हैं हम, उसका भी काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रयोग होता है। इसके साथ साथ इसमें से तेल है, ओलेरिजेंस है, एसेंस है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है और कई प्रकार के पेय पदार्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। और विभिन्न प्रकार की औषधीय रूप में भी इसका पाचन संबंधी, पेट संबंधी बहुत सी चीज़ों में इसका उपयोग करते हैं। और इंडिया जिंजर इज़ कल्टिवेटेड इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स। भारत के लगभग सभी राज्यों में इसकी खेती की जाती है, लेकिन फिर भी केरला, मेघालय, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये मेजर स्टेट्स हैं जहाँ अदरक की खेती की जाती है बड़ी मात्रा में। और केरला इनमें से कंट्रीब्यूट मैक्सिमम सबसे ज़्यादा पैदा करने वाला प्रदेश है केरल। इन द कंट्री इट इज़ ग्रोन इन एरिया। भारत में लगभग 70,910 हेक्टेयर में इसकी कल्टीवेशन होती है, जिससे 2,32,510 टन ड्राई जिंजर पैदा होती है वार्षिक रूप से। तो एक ये इससे देख सकते हैं कि एक बहुत इम्पोर्टेंट फसल है ये। और इंडिया इज़ लीडर इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ जिंजर। भारत अदरक का सबसे उत्पादक और निर्यातक देश है और विश्व का पूरा लगभग 70% अकेला भारत पैदा करता है। इस तरह से भारत द्वारा निर्यात होता है और 90% प्रोडक्शन जो उसका 90% यानी उत्पादन का कुल 90% सोल्ड एज ए फ्रेश, यानी अदरक के रूप में ही इसका बेचान हो जाता है। इस तरह से ये कह सकते हैं कि अदरक एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है। यहाँ इस टेबल दी गई है कि इसमें यदि हम 100 ग्राम अदरक और 100 ग्राम हल्दी का उपयोग करते हैं, खाने के काम में लेते हैं, तो उससे हमें बहुत सारे पदार्थ मिल जाते हैं जो इस टेबल में शो कर रहे हैं दोनों का। देने की बात यह है कि इसमें फास्फोरस, कैल्शियम और आयरन आदि भी बड़ी मात्रा में है। जैसे आयरन की बात करें तो 3.5 मिलीग्राम और हल्दी में तो 67.8 मिलीग्राम। फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी 150 मिलीग्राम है। ये सब तो है ही, इसके अलावा भी ये तत्व इसमें पाए जाते हैं दोनों में। वेराइटीज़ की जहाँ तक बात है इसकी, देयर आर सेवरल कल्टीवार्स ऑफ जिंजर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के विभिन्न प्रदेशों में इसका काफ़ी सारी जातियाँ इसकी ग्रो की जाती है, जैसा कि ये टेबल शो कर रही है। सूटेबल वेराइटीज़ फॉर डिफरेंट यूज। अब इसका जैसा कि हमने यूज में देखा, सूखी सौंठ के रूप में प्रयोग करते हैं, ताज़ा अदरक के रूप में प्रयोग करते हैं, वोलेटाइल ऑयल यानी वो अदरक जिससे तेल निकाला जाता है और जिससे ओलेरिजिन कंटेंट्स जिससे प्राप्त करते हैं, तो उसके हिसाब से ये जातियाँ दी गई है स्लाइड के ऊपर। जैसे जिंजर, ग्रीन जिंजर के लिए चाइना है, रियो डी जेनेरो है और यांड लोकल है। ड्राई जिंजर के लिए नादिया है, मारन है, व्यांड है, करकटा है, ये इसके कुछ जातियाँ हैं। और ओलेटाइल ऑयल के लिए एर्नड, चेन्नम, चेम्बड, नरसीपट्टम एंड हिमाचल प्रदेश। जैसे ये जो जातियों के नाम हैं, ये स्थानों के नाम है एक्चुअल में, जिसके आधार पर ये जातियों के रूप में काउंट किए जाते हैं। ओलेरिजन्स के लिए भी जैसे कुरुप्पम पडी, ये केरल में जो स्थान है वहाँ का है। और रियो डी जेनेरो, चाइना, एमाड एंड चेम्ड, ये तो ये इसके उपयोग के आधार पर है, इनका वेराइटियों का क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। इसके बाद है जो इसमें जिन प्रदेशों में अदरक उगाई जाती है उसके हिसाब से, जैसे असम में ये जातियाँ हैं
नाडिया, जोरहट, मरम और थिंगुपुरी एंड थिंदलिंडम केरला की जातियां हैं। कुरुपम, अडी, इमाड़, यानाड लोकल एंड वेनाड, ममानाड। और ये वेस्ट बंगाल की है बुरडाउन, आंध्र प्रदेश की है नरसपट्टम, कर्नाटक की है करकल्ला। इस तरह से ये जब स्टेट और वहाँ की जातियाँ हैं। और इसके अलावा भी कुछ जातियाँ हैं जो जैसे रिया डी जेनेरो की बात ये तो वेरी पॉपुलर वैरायटी है अमंग फार्मर्स, बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग होती है, 250 से 300 क्विंटल पर हेक्टर, जिसमें 16 से 18% करिंग रिकवरिंग से मतलब है 100 किलो में से जो सूखी जो प्राप्त होती है 16 से 18%, और फाइबर कंटेंट होता है 5.19%। तो बहुत अच्छी जाती है रियो डी जेनेरो। चाइना एक ये जाती है, इंट्रोडक्शन फ्रॉम चाइना से ही है ये। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील से इंट्रोडक्शन हुई थी। और सुरुचि हाई एल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन उड़ीसा से निकले सुरुचि, सुप्रभा और सुरभि, ये 3 जातियाँ जो वहाँ से निकली हुई है। इनके करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं जिसमें लगभग 230 दिन में तैयार होना, जिसमें ऑयल परसेंटेज की भी मात्रा इसमें, जैसे सुप्रभा में 8.9% ऑयलरीजन होता है और 1.9% ऑयल होता है। इस तरह से ये जातियाँ हैं। एक हिमगिरी एक जाति है सोलन हिमाचल प्रदेश की, और ये भी अच्छी जाती है। राइजोम्स आर मीडियम एंड अट्रैक्टिव, हाई यील्डिंग जाती है। तो ये इस तरह से कुछ जातियाँ हैं जो, लेकिन प्रमुख रूप से जो लोकल जातियाँ हैं वो इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो जैसा कि वनस्पतिक नाम जिंजिबर ऑफिसिलिनम, जिंजिबरेसी फैमिली, और वैसे तो साउथ ईस्ट एशिया में विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया जिसमें भारत भी आ जाता है, ये इसका ओरिजिन प्लेस है। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 22, और इसका उपयोगी भाग होता है राइजोम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि पहले बताया मैंने, कई प्रकार के इसमें प्रयोग किया जाता है। और इससे कैंडी और पेय पदार्थ भी बनाए जाते हैं, और विभिन्न प्रकार की जैसे अजीर्ण, अफरा, उदर, उल्टियाँ, कब्ज, खांसी आदि में इसका प्रयोग करते हैं। और वाष्पिल तेल की मात्रा 0.5 से लगभग 2% तक इसमें पाई जाती है। भारतीय कंदों में 4.5% तक ऑलरिजिन्स की मात्रा पाई जाती है। और रियो डी जेनेरो एक वेराइटी जिसमें ये सबसे अधिक पाई जाती है ऑलरिजिन, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स में सफल उत्पादन के लिए गर्म और नम जलवायु अनुकूल होती है, और इसकी खेती समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में की जा सकती है। उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर दक्षिण के पूर्वी पश्चिमी घाटों में भी सफलतापूर्वक उगती है, और उचित वृद्धि और विकास के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। वर्षा पोषित खेती के लिए 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा, यानी जो फसल वर्षा पर आधारित होती है, 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है। इस तरह से इसकी जलवायु संबंधी आवश्यकताएं होती है। और मिट्टी के लिए उत्तम जल निकास वाली ऑर्गेनिक मैटर वाली बलुई दोमट मिट्टी, जिसका pH मान 5.5 से 7 के बीच उपयुक्त मानी जाती है। अंतिम जुताई से पूर्व मई में 200 क्विंटल गोबर की खाद और 10 क्विंटल अरंडी की खड़ी डाल करके खेत को तैयार करते हैं और जुताई कर देते हैं। 4-5 जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेते हैं। इस तरह से इसकी खेत की तैयारी करते हैं। और जातियों की बात मैंने आपको पहले बताई है, कुछ जातियाँ और हैं जो आप इस पे टेबल पर देख सकते हैं। उड़ीसा कृषि विद्यालय की सुप्रभा, सुरुचि, सुरभि बात की, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च सेंटर जो कि कोझिकोड केरला में है, वहाँ की वर्धा, महिमा, रेजथा, ये 3 जातियाँ होती हैं। वर्धा, महिमा और रेजथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च कोझिकोड से। केरल विश्वविद्यालय की भी है अथेरा और अवस्थी, और डॉक्टर वाईएस परमार सोलन की हिमगिरी, असम विश्वविद्यालय की जोरट। ये कुछ किस्में और है जिसकी ध्यान में रखने की बात है। इसमें अवधि है कितने दिन में तैयार होती है, लगभग 2 से 220 दिन, और उपज प्रति हेक्टेयर इसकी क्विंटल में। ये इसके अतिरिक्त भी जो वैसे बताया रियो डी जेनेरो सबसे अच्छी जाती है। बीज की मात्रा की 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 20 से 25 क्विंटल बीज राइजोम्स की आवश्यकता होती है, और प्रकंदों को 3 से 5 सेंटीमीटर के टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं, और प्रत्येक टुकड़े का भार 25 से 30 ग्राम होना चाहिए, और उस पर 2 आँख भी अवश्य होनी चाहिए। इस तरह से उसकी बुआई करने के लिए बीज तैयार करते हैं।
और बीजों को बोने से पहले डाइथेन M45 जो कवकनाशी है 0.25% से उपचारित करते हैं, बावस्टीन से उपचारित करते हैं 0.1% से। दोनों को मिला करके डाइथेन M45 और बावस्टीन दोनों को मिश्रित घोल में डुबो देते हैं। फिर उसको निकाल के, डुबोने के बाद कुछ घंटों बाद में निकाल के फिर उसकी बुआई करेंगे। इस तरह से उसको तैयार करते हैं। और बोने की विधि में जो ये ट्रीटेड राइजोम्स होते हैं उन कंदों को पंक्ति और पौधे की दूरी 30 गुना 20 सेंटीमीटर के अंतराल पर 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बो देते हैं और प्रकंदों के ऊपर मिट्टी चढ़ा देते हैं ताकि मिट्टी में वो दब जाए। तो उन पे जो फिर फुटान आता है, स्प्राउट करते हैं, तो वो गांठ में से निकल कर के पौधा तैयार होता है। इस तरह से 30 गुना 20 सेंटीमीटर के अंतर पर उसकी बुआई करेंगे। मल्चिंग का इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। पत्तियों की पलवार बिछाने से अंकुरण अच्छा होता है। बुआई के बाद में यदि उसके ऊपर पत्तियों की एक पलवार लगा दे, उसके ऊपर ढक दें, जिससे तो दो फायदे होते हैं। एक तो गर्माहट से स्प्राउटिंग जल्दी होती है, खरपतवार नहीं उगते हैं, नमी बनी रहती है और इसके साथ साथ ही अंकुरण बहुत अच्छा होता है इसमें। तो इसलिए पलवार बिछाना चाहिए जैसे। और ये देखा गया है कि एक एक महीने के अंतराल पर पलवार लगाना उपयुक्त है। 5000 किलोग्राम हरी पत्तियाँ प्रति या धान का भूसा 2 से 3 किलोग्राम पलवार के लिए काम में लेते हैं। तो ये इसको ढकते हैं। दक्षिणी भारत में ये छाया वाले स्थानों में भी इसकी खेती करते हैं, बागों में। तो वहाँ पर शायद पलवार की ज़रूरत कम पड़ती है, लेकिन खुले स्थान पर करें तो पलवार बहुत अधिक उपयोगी हो जाती है। इस तरह से खाद और उर्वरक के रूप में विभिन्न स्थानों पर किस्में के अनुसार इसका प्रयोग करते हैं। और भूमि की स्थिति कैसी है, और सामान्य अवस्था में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं। और गोबर की खाद 250 से 300 क्विंटल बुआई के 3 सप्ताह पूर्व अंतिम जुताई के साथ खेत में देंगे। यूरिया 220 किलोग्राम आधा बुआई के समय और शेष का आधा बुआई के 60 दिन बाद में देंगे, यानी दो भागों में देंगे, आधा बुआई के समय और आधा 60 दिन बाद में, 60 डेज के बाद। सिंगल सुपर फास्फेट है वो 300 किलोग्राम है अंतिम बुआई के समय, और मिरोटा पोटास 80 किलोग्राम अंतिम बुआई के साथ। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हो गया 100 किलो, 50 किलो, 50 किलो पर। ये यूरिया 220 किलो हो गया, सिंगल सुपर फास्फेट 300 किलो और मिरोटा पोटास 80 किलोग्राम। इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। अदरक की फसल में भूमि में नमी बनी रहनी चाहिए। ज़मीन वाली फसल है तो नमी बनी रहेगी तो जो उसकी राइजोम्स उसका ग्रोथ अच्छी होती है। तो भूमि में पूरे समय 130 से 150 सेंटीमीटर जल की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई बुआई के कुछ दिन बाद करते हैं, और जब तक वर्षा प्रारंभ न हो तब तक 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते हैं। गर्मियों में प्रति सप्ताह सिंचाई करते रहते हैं। इस प्रकार 5 से 7 सिंचाई में आवश्यकता होती है। वैसे पलवार बिछा देते हैं तो खरपतवार प्राय कम हो जाते हैं, पर फिर भी खरपतवारों को निकालते रहना चाहिए। जब पौधे लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचे बढ़ जाए तो उनकी जड़ों में मिट्टी भी चढ़ा देते हैं, तो होइंग और वीडिंग साथ ही साथ उसमें हो जाती है। जब अदरक के प्रकंद बनने लगते हैं तो जड़ों के पास कुछ कल्ले निकलते हैं और भी फुटा हुए आते हैं, जिनको खुरपी से काट देते हैं। ऐसा करने से प्रकंद बड़े बनते हैं। प्रकंद जब कल्ले निकलते हैं तो वो कल्ले प्रकंद को नहीं बनने देते, इसलिए एक ही पौधे को रख करके बाकी के उसके निकाल देते हैं, तो फिर वो राइजोम्स का आकार बड़ा बन जाता है, जिससे उपज अच्छी मिलती है। अन्यथा यदि इन कल्ले को निकलने देंगे तो जो रिजर्व फूड है तो वो राइजोम ख़त्म हो जाएगा और पौधा तैयार हो जाएगा, इसलिए ये प्रक्रिया की जाती है। इसके बाद अदरक 8 से 10 महीने में तैयार होती है। पकने पर पत्तियां पीली पड़ जाती है और मुरझा करके सूखने लगती है। तो इस समय ये मानते हैं कि अदरक तैयार हो गई है। खुदाई की सही अवस्था मानी जाती है। खुदाई के समय यदि भूमि में नमी बना देते हैं हल्की सी, जिससे कि अदरक टूटे नहीं, राइजोम से साबुती बाहर निकल आए और नुकसान कम से कम हो, तो इसके लिए हल्की सिंचाई कर देते हैं पहले, जिससे कि अदरक निकालने में सुविधा हो जाए। तो इस तरह से जो उपज यदि इस ढंग से कल्टीवेशन करते हैं तो आमतौर पर कच्चे अदरक की उपज किस्मों के अनुसार 150 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है, और सुखाने पर ये 25 से 30 क्विंटल ही बैठ पाती है। तो इस तरह से अदरक की कल्टीवेशन करेंगे। अभी जो विभिन्न प्रक्रियाएं की, जैसे कच्ची अदरक से सौंठ तैयार करने की 2 विधियां हैं।
पहली है बिना घुली विधि, अनब्लांच्ड, बिना धुली विधि, और दूसरी ब्लांच्ड मेथड, धुली विधि। पहली विधि में क्या करेंगे, अदरक से सौंठ तैयार करने के लिए फसल की खुदाई बुआई के 240 से 300 दिन बाद करते हैं, और जिस समय पत्तियां सूख जाती है, और गांठों को 12 घंटे स्वच्छ जल में डुबो कर रखते हैं। इसके बाद बांस के बने पतले तेज चाकू की सहायता से लंबी लंबी गांठों के ऊपर का छिलका हटा देते हैं, और गांठों को साफ पानी में धोते हैं, और पक्के फर्श पर या तिरपाल पर धूप में यहाँ पर इसको सुखा देते हैं, जब तक कि नमी की मात्रा 10% से कम न हो जाए। इस तरह से सौंठ को और चमकीला बनाने हेतु इसे बांस की टोकरी में रखकर रगड़ देते हैं, जिससे इस पर शेष बचे छिलके या मिट्टी के कण दूर हो जाते हैं। अब ये जो प्रोसेस है ये किसान अपने स्तर पर करता है, लेकिन आजकल ये काम इंडस्ट्रीज में मशीनों के द्वारा किया जाता है, जिसमें उसको पानी में भिगोना और उसको छिलके को ढंग से रगड़ करके साफ़ करना, और जब वो नमी कम हो जाए तो वो और चमकी हो जाती है। तो जो सौंठ यानी सूखी हुई अदरक जिसको बोलते हैं सौंठ, वो इससे तैयार होती है। तो उसके ऊपर छिलका नहीं होता, और वो स्मूथ और एक दिखने में भी अच्छी हो, और उसके बाजार भाव अच्छा मिले, इस तरह से इसको तैयार करते हैं। और इसके बाद धुली विधि में, इस विधि में गांठों का छिलका हटाने के बाद उसे 2% चूने के घोल में 6 घंटे डुबो देते हैं। इसके बाद गांठों को बाहर निकाल कर सुखाते हैं। 15 से 20 दिनों बाद अच्छी तरह सूख जाने पर बांस की टोकरियों में रगड़कर चमकीला बनाते हैं। इसी विधि से तैयार सौंठ का रंग अधिक चमकीला और साफ़ होता है। तो चूने के घोल में डुबाने से उसकी और सफाई आ जाती है। इस तरह से उसको तैयार करते हैं। आज कच्ची अदरक से सौंठ बनाते हैं इस तरह से। तो ये इसकी विधियाँ हैं। इसके बाद है प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स। रोग और कीट, अदरक की फसल में कुछ प्रमुख रोग कीट होते हैं, जैसे प्रकंद रॉट एक डिजीज है, बीमारी राइजोम रोट, जिसमें कंद सड़ जाता है, प्रकंद सड़ जाता है। यह रोट पीथियम अफेरेंडेटम डर्मेटर फंगस से होता है, फंगस से, और पीथियम माइरोटाइलस के नामक फफूंदी से होता है। इसके लक्षण और बचाव के लिए हम अभी बताएंगे इसको। तो ये काफ़ी जैसे डाइथेन M45 और बाविस्टिन से उपचारित करते हैं, तो ये रोग कम लगता है। और फिर भी यदि ये दिखाई देता है, अब ये चूँकि गांठ में होता है तो पत्तों के ऊपर दिखाई कम देगा, तो नीचे से वो सड़ती है इसकी गांठें। तो यदि ऐसा दिखाई दे तो सिंचाई के पानी के साथ इन दवाओं का एक बार प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है येलो डिजीज़ पीलिया। यह बीमारी फ्यूजोरियम ऑक्सीस्पोरियम उपजाति जंजीबेरी से होती है, और फ्यूजोरियम सोलेनाइल कवक द्वारा भी होती है। इसमें पौधे में नीचे की पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती है। बाद में यह पीलापन सभी पत्तियों पर फैलता है और पौधा सूख जाता है। इसके बचाव हेतु फसल चक्र अपनाते हैं। नंबर 1 क्रॉप रोटेशन, नंबर 2 बीज कंदों को डाइथेन M45 और बाविस्टिन से उपचारित करके बोना, और इसको यदि इस तरह से उपचारित करके बोएंगे तो कुछ हद तक इससे बचा जा सकता है। तीसरी बीमारी होती है जीवाणु जनित उकटा, बैक्टीरियल विल्ट। तो ये सूडोमोनास सोलोनाइसियरम नामक जीवाणु के द्वारा ये कवक द्वारा होने वाला रोग है, और इसमें पौधे के तनों के आधार पर जलीय धब्बे या धारियाँ बन जाती है, और रोग के बढ़ने पर पत्तियाँ पीली पड़कर सूख जाती है, और अंततः पौधा मर जाता है। बचाव हेतु स्वस्थ प्रकंदों को ही बीज लेने चाहिए, और बीज हेतु प्रकंदों को पारायुक्त कवकनाशी दवा के 0.6% घोल में 90 मिनट तक डुबो करके प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से इसके रोक सकते हैं। इसके बाद कुछ कीट लगते हैं इसमें, जैसे सूट बोरर। तो इसका वैज्ञानिक नाम है डाइक्रोसिस फक्टिरोफिलिस, और इसका गिडार जो होता है, मैगट होती है, लट होती है, वो उसको नए पौधों की किल्लियों को खा करके नुकसान पहुंचाता है। इसका प्रयोग जुलाई अगस्त में अधिक होता है। बचाव हेतु मेटासिस्टोक नाम की दवा का 1 लीटर दवा 1000 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करते हैं। दूसरा एक कीड़ा लगता है राइजोम मैगट। इस कीट की हानिकारक अवस्था मैगट होती है, और ये कंदों में प्रवेश करके मुलायम उत्तकों को खा जाता है, जिससे कंधे भी सड़ने भी लगते हैं, और अक्टूबर-नवंबर के महीने में इसका आक्रमण अधिक हो जाता है। तो इसके बचाव के लिए मेलाथियोन का 0.04% का घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते हैं। एक होता है राइजोम स्केल। ये एस्पिरोडेटर्स हार्टी नामक ये कीट खेत में
भंडार गृह तक दोनों पानी पहुँच, यानी खेत से शुरू होकर के स्टोरेज कंडीशन तक ये कीट राइजोम स्केल से नुकसान करता है। और इसका प्रौढ़ और शिशु, एडल्ट और इसका जो लार्वा अवस्था दोनों नुकसान करती है काफ़ी बड़ी मात्रा में। जो प्रकंदों के अंकुरण निकलने से लेकर उनको खाए जाएंगे, कोमल अंकुरों से रस चूसेंगे और जिससे प्रकंद सिकुड़ करके सूख जाता है और फिर ये नष्ट हो जाता है। इसके बचाव के लिए मेलाथियोन 0.05% घोल में 15 मिनट तक डुबो करके छोड़ देते हैं, फिर उसको बुआई करते हैं। छाया में सुखा करके बालू की परत में एक सप्ताह तक भंडारित करते हैं। और इसके बाद बीज प्रकंदों को खेत में बोते हैं। इस तरह से इसका मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी, लेकिन राइजोम स्केल से बचा जा सकता है। इसके बाद एक रूट नोट निमेटोड भी इसमें काफ़ी नुकसान करता है। निमेटोड की मेलाइडोगायना इनकोगिनेटा जाति में जवानी का इसको काफ़ी नुकसान करती है। अदरक के प्रकोप होता है, जड़ों में गांठ बनाता है जिससे फसल की उपज घट जाती है। निमेटोड के आक्रमण के फलस्वरूप प्रकंद वो सड़ने लगता है। इसके बचाव हेतु पहले तो जो संरक्षण करते हैं राइजोम्स का वो स्वस्थ होना चाहिए। ऐसे प्रभावित क्षेत्रों से बीजों का चुनाव नहीं करें। इसके साथ साथ अदरक के साथ फसल चक्र के रूप में गेंदा को भी शामिल कर लेते हैं, मैरीगोल्ड को, जो इस निमेटोड से बचाने में मदद करता है। इसके साथ नीम की खली 5 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टर का भी प्रयोग करते हैं सूत्रकृमि से बचाने के लिए। इस तरह से ये इंटीग्रेटेड तीनों प्रयोग करेंगे तब हम रूट जड़ ग्रंथि रोग से सूत्रकृमि से इसको अदरक की फसल को बचा पाएंगे। अब इसकी जो भंडारण की बात है, इसकी जनवरी माह में खोदे गए प्रकंदों को 4-5 महीने सुरक्षित रखा जाता है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट ने इसके बहुत सरल और कम खर्चीली विधि निकाली है, जिसमें अदरक बीज प्रकंद क्यूनोल-4 0.1% और मैनकाजोब 0.3% घोल का मिश्रण बनाते हैं और इस मिश्रण में 30 मिनट तक प्रकंदों को डुबोकर रखते हैं। बाद में इन प्रकंदों को निकालकर छायादार स्थान पर सुखाते हैं जहाँ पर जीवाणु म्लानी रोग की संभावना हो। वहाँ 10 लीटर पानी में 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा भी मिला देते हैं 30 मिनट तक इसको उपचारित करने के लिए। और इस तरह से फिर इन कंदों को भंडारण करते हैं जिससे कि आगे साल बीज काम में लें तो बहुत अच्छा प्रकंदों का भंडारण होता है। इस तरह से हम इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं, इसकी कल्टीवेशन करते हैं अदरक की, तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलता है और एक बहुत अच्छी मसालों की फसलों में आती है जो बहुत ही लार्ज स्केल पर मेडिसिनल औषधि उपयोग भी इसका ज़बरदस्त होता है। आयुर्वेदिक में भी है, हमारी रसोई में एक ये प्रमुख स्थान रखती है अदरक। इस तरह से इसकी कल्टीवेशन करते हैं। नमस्ते।